जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जनवरी 2024 में हमारा सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है। तो जूनियर यानी कि 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपने देखा होगा मैथ साइंस और एसएसटी 60 मार्क्स के ये आते हैं, है ना। बाकी का 90, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या एसएसटी बैकग्राउंड से हो, आपका 90 क्वेश्चन आपके लिए सेम रहते हैं। लेकिन 60 क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं, और जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है 60 क्वेश्चन उनके लिए एसएसटी सब्जेक्ट से आते हैं। उस एसएसटी सब्जेक्ट में सामाजिक अध्ययन में 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो आपको पता है साथियों, सीटेट के एग्जाम में ज्यादातर जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 to 8 क्लास से होते हैं। 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसी में से एक पॉलिटी है। पॉलिटी की आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 से, और ये सीरीज 8th क्लास तक चलेगी। पहले 6, फिर 7, फिर 8। तो साथियों, मैंने यहाँ एक ही वीडियो में पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ निकाल कर साथियों ये पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है। इस पीडीएफ को देखने के बाद, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखने के बाद, और इस पीडीएफ को अगर आप 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लेते हो, तो साथियों सीटेट में आप एक भी क्वेश्चन पॉलिटी सब्जेक्ट से गलत नहीं करके आओगे 6th क्लास से। यहां से आपको इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नोट्स तैयार किए हैं। तो हम लोग साथियों कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस क्लास को खत्म किया जा सके। 20 पेज की पीडीएफ है, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है वही मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। आप एक वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन 6th क्लास की पॉलिटी से पूछा गया होगा आपसे, तो वो क्वेश्चन आपको साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 100% वो क्वेश्चन आपका सही होने जा रहा है। तो थोड़ी सी हम लोग अपनी स्पीड लेके चलेंगे। एक्सप्लेनेशन का कुछ खास रोल नहीं रहेगा इस क्लास में, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला चैप्टर साथियों आपका विविधता की समझ। चैप्टर 1 जो है इसका नाम है साथियों आपकी विविधता की समझ। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं साथियों। यहां पर लिखा है साथियों, लद्दाख जो है हमारा वो जम्मू और कश्मीर के जो पूर्व में पहाड़ियां हैं में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लद्दाख कैसा इलाका है, तो रेगिस्तानी इलाका, ठंडा रेगिस्तान भी इसको बोला जाता है साथियों, आपको पता होगा। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, बर्फ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर खेती संभव बहुत कम है साथियों। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्मीना ऊन हमें किससे मिलती है। वहां पर आपसे ऑप्शन दे देते हैं, बकरी होता है, भेड़ होता है, याक होता है ना। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पश्मीना ऊन जो आपको मिलती है साथियों वो बकरी से मिलती है। ठीक है। आपने देखा होगा पश्मीना शॉल की जो शॉल बनती है वो काफी गर्म रहती है। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहां पहुंचा, तिब्बत पहुंचा। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि किस रास्ते या कहां से होकर बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, तो लद्दाख से होकर, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। ये देखिए, करीब 400 साल पहले यहां पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए
कितने साल लगभग में पूछा जाए कि पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, तो 400 साल पहले लोगों का परिचय इस्लाम धर्म से यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट लाइन है इसमें, यहाँ अच्छी खासी संख्या में अब मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर इस्लाम धर्म से उनका परिचय हुआ लगभग 400 साल पहले, और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लद्दाख में अच्छी खासी मात्रा में मुसलमान रहते हैं। नेक्स्ट साथियों हमारा, तिब्बत का ग्रंथ केसर साग लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। इसको गाते भी हैं और उस पर नाटक करते भी हैं वो, है ना। केरल की बात करते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केरल राज्य भारत के सापेक्ष कहाँ बसा हुआ है, तो आपको बता देना दक्षिणी पश्चिमी भाग में बसा हुआ है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से, यानी केरल एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी साइड से ये किससे घिरा हुआ है साथियों, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। ये मसाले साथियों, मसाले उगाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा केरल मसालों के लिए फेमस है, और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है ना साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन से व्यापारी सबसे पहले केरल आए, तो आपको बता देना साथियों अरबी और यहूदी आए थे। ऐसा माना जाता है, ये ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहां आए। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे कि भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो साथियों क्या आंसर टिक करना है आपको, सर थॉमस को जाता है। अगला पॉइंट है आपका वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे तो पुर्तगालियों ने भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। किसकी वजह से जाना पुर्तगालियों ने भारत का समुद्री रास्ता, तो साथियों किसकी वजह से जाना था, ये जाना था वास्को डिगामा की वजह से। अब साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, वास्को डिगामा जब भारत पहुंचे थे तो वो सबसे पहले कहां उतरे थे, ठीक है ना, आपको ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है साथियों आपका, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु किसके लिए सही है, चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से, क्वेश्चन बता रहा हूं बना के बता रहा हूं मैं आपको, इनमें से किस फसल के लिए केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु उपयुक्त है, किस खेती के लिए उपयुक्त है, तो आपको क्या बता देना साथियों, चावल के लिए। और वहां के अधिकतर लोग चावल और मछली खाते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चावल के लोग अधिकतर क्या खाते हैं। 4 ऑप्शंस अलग अलग दे रखे होंगे, 4 डिशेस के नाम दे रखे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा, वो रहेगा साथियों चावल और मछली। तो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा कि केरल के लोग अधिकतर क्या खाते हैं, चावल और मछली खाते हैं। नेक्स्ट है भारत की खोज किताब, एक किताब है इसमें जवाहरलाल नेहरू जी की। अगर किताब का नाम पूछ लिया जाए कि भारत की खोज किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है, तो ये किसकी बुक है साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी ये बुक है। तो साथियों इस तरीके से चैप्टर 1 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। और देखें तो हम हमारी 5 स्लाइड कंप्लीट हो गई, और टोटल स्लाइड साथियों आपको दिख रही होंगी 20 स्लाइड है। इसमें थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने इसमें ज्यादा नोट किया। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एक एक स्लाइड में कंप्लीट हुए हैं। साथियों ट्रस्ट कीजिए मेरा, मैंने बहुत ही देखिए पेपर, कई साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही ये पीडीएफ तैयार किया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर डाला गया है, फालतू की चीजें आप लोगों के लिए ऐसी नहीं डाली गई कि पीडीएफ बढ़ाने के लिए या क्लास का टाइम में ज्यादा करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ भी डाल दूं, वो सब कुछ ऐसा नहीं किया गया। और थोड़ी सी हम स्पीड भी इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम पर जब आप पेपर देने जाओ साथियों, तो 2 दिन पहले आप मेरी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा। मान लीजिए वीडियो हमारी 45 या 50 मिनट की भी रहती है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, टाइम्स को डबल स्पीड से बढ़ा के देखेंगे, तो 20 मिनट में 6 क्लास की पूरी बुक का साथियों रिवीजन कर सकते हो। अगर आप बुक से रिवीजन करने बैठिए साथियों, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी रिवीजन
कर पाए, इसलिए थोड़ा सा हम इस क्लास में जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट के क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से हूबहू बनते हैं साथियों, है ना। बस आपको एनसीईआरटी आपने सही से पढ़ी हुई हो। तो साथियों हमारा चैप्टर 2 आ जाता है जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। चैप्टर 2 का नाम है साथियों विविधता एवं भेदभाव, ये हमारे चैप्टर 2 का नाम है। तो इसमें साथियों हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया उनका बर्थ ईयर भी लिख दिया, और जब उनकी डेथ हुई वो ईयर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोगों को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता ही है ना। तो इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ से आप उनको डेथ ईयर और उनकी बर्थ ईयर भी पता चल जाएगी। भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी किसको जाना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। इनका जन्म किस जाति में हुआ था, ये कई बार पूछा गया है। तो इनका जन्म महार जाति में हुआ था। ये जो कैसी जाति मानी जाती थी, ये अछूत जाति मानी जाती होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की स्टोरी के बारे में सभी ने पढ़ा हुआ होगा कि वो स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ते थे ना। विकलांग शब्द को बदलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए, है ना। विकलांग शब्द को बदलकर आज क्या कर दिया गया है, खास जरूरत वाले बच्चे। अब हम विकलांग शब्द के लिए क्या यूज करते हैं, खास जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। दलित का मतलब देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए दलित का मतलब साथियों क्या है, दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया। ठीक है, जिन्हें दबाया गया कुचला गया है। अगर आपसे पूछा गया कि दलित का मतलब क्या है साथियों, तो दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया। इस तरीके से यहाँ आपका साथियों चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। 1 2 3 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया। आप इस पीडीएफ को पढ़िएगा और साथ में चैप्टर 2 साथ में लेके आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। शायद देखिएगा कोई भी इंपॉर्टेंट अगर छूटा हुआ हो तो, है ना। कोई पॉइंट ऐसा हो जो बहुत ही कॉमन हो वो मैंने छोड़ दिया हो जानबूझकर, वो बात अलग रही होगी साथियों। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सरकार क्या है। सरकार क्या है, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सरकार के स्तर, सरकार के साथियों 3 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं। एक हो गया स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर जो गवर्नमेंट बनती है आपकी, जैसे गांव शहर में जो बनती है ना, गांव में प्रधान सरपंच बोले जाते हैं, कहीं प्रधान बोले जाते हैं। आपने देखा होगा शहर में मेयर होते हैं, पार्षद वगैरह, इनसे मिलकर शहर की सरकार बनती है। फिर आ जाती है साथियों आपकी राज्य सरकार, जहाँ एमएलए का चुनाव होता है। जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये साथियों आपकी राज्य स्तर की सरकार हो गई। नेक्स्ट साथियों आपकी हो गई राष्ट्रीय स्तर की सरकार। जो एमपी के इलेक्शन जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो कितने स्तर बताएं यहाँ पर, 3 स्तर हो गए आपके। स्थानीय स्तर पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आएगा, तो गांव शहर आप इससे समझ रहे होंगे, है ना। शॉर्ट में मैंने आपके लोगों के लिए हिंट डाल दी थी। राज्य स्तर आप समझ चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर भी आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जाता साथियों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य कब बना। तो तेलंगाना राज्य साथियों हमारा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य हमारा बना। कब बना, 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य बना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों इसी में ये हो जाता है कि 31 अक्टूबर 2019 से, साथियों जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं पॉलिटी के, ये लेटेस्ट एडिशन से तैयार किए हैं। कोई पुरानी बुक पढ़े और उसमें कुछ अलग हो या कुछ चीजें ज्यादा हो या मिस हो तो वो मैं कह नहीं सकता। ये जो भी नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है उससे आपके सीटेट के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। इस पीडीएफ को अगर आप अपने फोन पर चाहते हो, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज कर देना है, आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मैं नंबर दोबारा बता देता हूँ 9808347403। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, अच्छा ये रहेगा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में। ठीक है ना,
नेक्स्ट है भारत एक लोकतंत्र है। अब साथियों लोकतंत्र क्या होता है ना, आप कमेंट में बताइएगा, शॉर्ट में बताने की कोशिश कीजिएगा लोकतंत्र आपकी नजरों में क्या है। तो देखिए लोकतंत्र की मुख्य बात यह है, क्या है मुख्य बात, कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। वो जिसे चाहे गद्दी पर बिठा सकते हैं और जिसे चाहे उसे नीचे ला सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े दिग्गज हमारे चुनाव में हार जाते हैं, इलेक्शन में पब्लिक उन्हें जड़ से नीचे ले आती है, और एक छोटे से व्यक्ति को आप समझ सकते हो साथियों कहां से कहां बिठा देती है। अभी हाल ही में राजस्थान में इलेक्शन हुए हैं। देखिए क्लास के माध्यम से इस बातें नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन आपने शायद देखा होगा शिव विधानसभा जो है वहां से बाटी जो जीत के आए, आप उन्होंने देखिए निर्दलीय इलेक्शन लड़ा और वो जीते। यूथ के लिए एक आइकन बन चुके हो इस समय वो, है ना। तो ये पब्लिक लोकतंत्र की शक्ति है कि किसी को कहां से उठा के वो कहां बैठा सकती है। लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। शॉर्ट में पूछा है लोकतंत्र क्या है, तो आप बता सकते हो कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। वहां उन्हें अपने राजा चुनने का अधिकार होता है। अब अभी आप रिसेंटली इलेक्शन आपके कंप्लीट हुए हैं, आपने देखा होगा सभी स्टेट्स में गवर्नमेंट किस तरीके से चेंज हुई है। पहले एक तरीके से राजा ही मान लीजिए ना, पहले वहां पर कौन था, अब किसे बिठा दिया, है ना। तो ये वही हो गया सब कुछ आपका। नेक्स्ट है भारत में आजादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसके बाद यंग इंडिया एक पत्रिका है जो गांधी जी की है, मैंने ये मेंशन भी किया है और ईयर भी इसका मेंशन कर दिया है। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, महात्मा गांधी जी की, और ये कब आई थी, 1931 में ये आई थी साथियों। नेक्स्ट है अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि यही अधिकार इंग्लैंड में कब मिला, 1928 में मिला। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को अमेरिका में कब मिला, तो 1920 में मिला, और जबकि इंग्लैंड में ये कब मिला, 1928 में मिला। थर्ड चैप्टर साथियों यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4 हो जाता है साथियों हमारा। तो देखिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। रंग भेद का मतलब है साथियों, अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा सा स्लो चलने की कोशिश करूंगा। बट साथियों स्पीड इस समय होना भी जरूरी है ना। जिस तरह आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप की स्पीड तो मेरी नज़रों में होनी भी चाहिए। इससे स्लो चलेंगे तो शायद इतनी जल्दी सिलेबस कवर करना एंड रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो रंग भेद का मतलब त्वचा यानी स्किन हमारी हो गई, इसमें चमड़ी वर्ड का यूज किया था तो वो भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दिया है ना, जिससे आप लोग एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो कि रंग के आधार पर भेदभाव करना है। यानी कि श्वेत अश्वेत आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका में बहुत ज्यादा मुद्दा उठाता है ना, तो ये वही स्टोरी से है। अफ्रीका में श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत काले लोग, है ना, श्वेत गोरे लोग और अश्वेत काले लोग के लिए बस स्टैंड अलग अलग होते थे। यानी अफ्रीका में जो बस स्टैंड बनाए जाते थे साथियों, वो गोरे लोगों के लिए यानी श्वेत लोगों के लिए अलग बनाए जाते थे, और अश्वेत लोगों के लिए यानी काले लोगों के लिए अलग बनाए जाते थे। अश्वेत यानी काले लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। बहुत ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, उनको वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश के सबसे अच्छी जमीन किसको दी जाती थी, किसको दी जाती साथियों, श्वेत लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाती थी। आरक्षित मतलब रिजर्व कर दी जाती थी, और अश्वेत यानी काले लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन दी जाती थी। अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत के बराबर नहीं माना जाता था। यानी गोरे लोग अपने आप को अश्वेत लोगों से और यानी काले लोगों से और भारतीय लोगों से श्रेष्ठ मानते थे, ऊपर मानते थे, बड़ा मानते थे, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इसमें दक्षिणी पश्चिमी के हिस्से के सोवेटो शहर के में सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। पूछा जाए कि सोवेटो एक शहर है,
उसमें कैसे लोग रहते थे, सिर्फ अश्वेत लोगों के लिए वो शहर बना हुआ था। वो कहाँ पर था साथियों, दक्षिण पश्चिमी इलाके में था। इनकी भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो इनकी भाषा जो थी साथियों वो जुलू थी। इनकी भाषा क्या थी, जुलू थी। जबकि गोरे लोग जो थे, श्वेत लोग जो थे, वो अफ्रीकन्स बोलते थे। उनकी भाषा क्या थी, अफ्रीकन्स उनकी भाषा थी। तो दोनों की भाषा को मैंने अलग अलग बता दिया आप लोगों को कि श्वेत लोग जो थे, गोरे लोग जो थे, वो उनकी भाषा जो थी वो अफ्रीकन्स थी, और अश्वेत लोगों की यानी काय लोगों की भाषा जो थी वो जुलू थी। नेक्स्ट है साथियों इसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोकतंत्र की शक्ति लोगों के पास होती है, वो लोगों को कहीं से भी कहीं बिठा सकती है। तो आप लोगों ने मंडेला की स्टोरी पढ़ी होगी, ये कहां से कहां तक पहुंचे थे, इनका स्ट्रगल क्या था, और लास्ट में ये कहां तक पहुंचे, आप सभी वाकिफ हो साथियों इस स्टोरी से। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः उन्हें 1994 में सफलता मिली। किसको सफलता मिली 1994 में? नेल्सन मंडेला को सफलता मिली। अश्वेत थे, काले थे ये, है ना। और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों को बराबर माने जाना लगा है। कावेरी नदी विवाद, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर मैं कहूं पॉलिटी का 6 क्लास से है तो साथियों ये है। ये पूछा जाता है कावेरी नदी विवाद का किस किस राज्य के बीच में, तो साथियों आपको टिक कर देना फटाफट, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। आज के बाद इस क्वेश्चन को आप साथियों ना भूलोगे, ना ही इस क्वेश्चन को सीटेट में आता है तो गलत करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया कावेरी नदी विवाद किस किस राज्यों के बीच में है, किन किन राज्यों के बीच में है। तो फटाक से आपको टिक कर देना साथियों, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका कावेरी नदी विवाद है। नेक्स्ट है साथियों आपका कृष्णा राजा सागर बांध। ये कहां पर है साथियों? ये कर्नाटक में है और बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी करता है। क्वेश्चन अगर आप देखिए, ब्रैकेट में मैंने ये चीजें इसलिए मेंशन की है, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आ सकता है, वो चीजें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी हैं साथियों। मैं साथियों के बजाय आपसे भाभी मास्टर मास्टर नहीं कहना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आप सीटेट पास करोगे उसके पास जैसे ही आपका सुपर टेट या ये जूनियर आप पास करोगे तो आप नवोदय में कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई केवीएस में टीजीटी बन जाएगा, है ना। तो आप भाभी मास्टर मास्टर नहीं हो, है ना। तो अगर आपसे मास्टर मास्टर नहीं हो, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कावेरी नदी विवाद किन किन दो राज्यों के बीच में है, तो क्या बता दोगे आप? यस, बिल्कुल बता दोगे आप, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसके बाद मैटूर बांध, ये पूछा जाता है कई बार कि मैटूर बांध किस राज्य में है, तो साथियों मैटूर राज्य हमारा तमिलनाडु राज्य में है। मैटूर बांध कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध, इस लाइन को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद एक बार कि कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध जो है वो नदी के ऊपरी छोर पर है, और तमिलनाडु का मैटूर बांध इसी नदी के निचले छोर पर है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चन को। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। आपको कमेंट बताना है किस अनुच्छेद के द्वारा है ये, है ना, कौन से अनुच्छेद में आता है ये। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। ये करेक्ट भी है साथियों। न्याय कब मिल सकता है? जब सभी लोगों को इक्वल समझा जाए, सभी के साथ एक ही तरीके का व्यवहार हो। तो देखिए साथियों, आपका लगभग हमें क्लास लेते हुए हो चुकी हैं 24 मिनट्स, और 24 मिनट्स में आपकी 10 पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी हैं। वही मैंने आपको बताया था कि 45 से 50 मिनट की क्लास, मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास आपकी पॉलिटी, यानी कि 1 से 1.5 दिन आपका लगता, आप अच्छे से अगर डीपली स्टडी करते आप इस पॉलिटी की बुक को तो 1 से 1.5 दिन लगता। देन आपका उसका रिवीजन करने जाते, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इस पीडीएफ के थ्रू आप बहुत ही जल्दी रिवीजन कर सकते हो। इस वीडियो को एक बार पूरा देखकर दूसरी और तीसरी बार में आप एक बार 1.5 टाइम्स
इंक्रीज करके स्पीड को, दूसरी बार में आप 2 टाइम्स स्पीड को इंक्रीज कर दीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन 6 क्लास की पॉलिटी से साथियों गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों चैप्टर 5। चैप्टर 5 में का जो नाम है पंचायती राज। पंचायती राज चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। तो ये है ग्राम सभा, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, वयस्कों को मतलब है साथियों यहाँ पर 18 प्लस, जिनको वोट देने का अधिकार होता है ना, वयस्कों से मतलब हो गया 18 प्लस, ठीक है ना, की सभा होती है। आपसे पूछा है ग्राम सभा एक पंचायत है जिसमें रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसमें एक गांव या एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। कहीं देखा होगा अगर छोटे छोटे गांव हो तो वहां एक से ज्यादा गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार होता है, यानी वोट देने के लिए आपकी उम्र आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए साथियों, आपने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, इसके बाद ही आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, देने का अधिकार प्राप्त हो, और जिसका नाम मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। तो ग्राम सभा का सदस्य साथियों कौन होता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, जिसको वोट देने का अधिकार है और जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वो क्या कहलाता है, ग्राम सभा का सदस्य कहलाता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। आपने देखा होगा एक ग्राम पंचायत होती है, उसको अलग अलग वार्ड जो होते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। उन वार्ड में भी इलेक्शन होता है साथियों, जिसमें से जो इलेक्शन जीत के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी वार्ड का अध्यक्ष बोला जाए तो हम लोग कह सकते हैं साथियों, वार्ड में जो इलेक्शन में जीत के आता है, वार्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कहते हैं साथियों हम लोग उसको सदस्य बोलते हैं। सदस्य का इलेक्शन वार्ड मेंबर जीत के आते हैं। पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। आपको साथियों इसके अकॉर्डिंग जब आप टिक करोगे तो आपको साथियों सरपंच टिक करके आना है, प्रधान टिक करके नहीं आना। बुक के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, आपको एक दो जगह डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन इस पीडीएफ में जो भी तैयार किया गया है वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। क्योंकि जब बात कहीं कुछ फंसता है तो साथियों यही बुक का रेफरेंस देकर बताया जाता है कि इस बुक में ये है तो इसी के अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो पंचायत के मुखिया कौन होता है साथियों, सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, इंग्लिश में आपको पता हो इसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत का एक कौन होता है, सचिव होता है, जिसका इलेक्शन नहीं होता साथियों। सचिव को अपॉइंट करके कौन भेजती है, हमारी गवर्नमेंट एक सचिव को भेज देती है, इसका इलेक्शन नहीं होता। ये पूछ लिया जाता है कि सचिव को कौन भेजता है, तो सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है इसकी, ना कि इसका इलेक्शन होता है ना। देखो लिखा भी है यहाँ, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता। ये किसके द्वारा चुना जाता है, सरकार के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करके सरकार के द्वारा एक व्यक्ति कहाँ भेज दिया जाता है, ग्राम पंचायत में भेज दिया जाता है, जिसको सचिव या सेक्रेटरी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आमदनी की जो स्रोत है ना साथियों वो क्या क्या है, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर, विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये सभी क्या है इसकी आय के स्रोत हैं। नेक्स्ट है पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से साथियों, पहला ग्राम पंचायत, जो मैंने बताया आपको, ग्राम पंचायत में आपके सदस्य का इलेक्शन होता है और साथियों ये प्रधान और सरपंच का इलेक्शन होता है। दूसरा विकास खंड, देखो साथियों एनसीईआरटी में आपका इसको जनपद नाम दिया गया है। वैसे जनपद हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज करते हैं, बट आप लोग यहाँ याद रखिए जो ब्लॉक हो गया, विकास खंड हो गया, उसके लिए यहाँ पर जनपद पंचायत का यूज किया गया है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है कि इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। थर्ड जैसे ब्लॉक अध्यक्ष वाला इलेक्शन हो गया आपके ना, थर्ड हो गया आपका जिला पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद। तो ये क्या हो गया, पंचायत के 3 स्तर समझ गए आप लोग, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए ये, कि अगर आपसे पूछा है कि ग्राम पंचायतों में जो आवंटित राशि होती है वो कौन करती है, तो पंचायत समिति की मदद से करता कौन है, जिला परिषद करती है। किसकी मदद से करती है, पंचायत समिति की मदद से करती है। नेक्स्ट चैप्टर साथियों आपका चैप्टर 6, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन साथियों आपका ये चैप्टर है। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं, पहली लाइन है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो 6 लाख से अधिक भारत में गांव हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये किसका कार्य होता है साथियों, ये पटवारी का मुख्य कार्य होता है। पटवारी का अगर पूछा है जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका कार्य है, तो ये पटवारी का कार्य है। अब पटवारी को देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं कानून को बोलते हैं, कहीं उसको पटवारी लेखपाल बोला जाता है ना, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो देखिए अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे पटवारी बोलते हैं, कहीं इसको लेखपाल बोलते हैं, कहीं इसको कर्मचारी बोलते हैं, कहीं इसको ग्रामीण अधिकारी बोलते हैं, तो कहीं इसको कानून को बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पटवारी को क्या क्या बोलते हैं, तो पटवारी भी इसी को बोलते हैं, कानून को भी इसी को बोलते हैं, है ना साथियों, लेखपाल भी इसी को बोलते हैं, कर्मचारी भी इसी को बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी भी इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाली जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन, कि खेत नापने की जो लंबी लोहे की जंजीर होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों जरीब कहा जाता है। या क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए जरीब किसको कहा जाता है, तो जरीब साथियों खेत नापने की जो लंबी जंजीर होती है साथियों, उसको जरीब कहा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भावी मास्टर नहीं हो, कि जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। कहीं तहसील बोलते हैं, कहीं तालुका बोलते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जमीन से जुड़े जो विवाद होते हैं उसके मामले कहाँ सुने जाते हैं, तो साथियों उसके मामले जो सुने जाते हैं वो तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं। नेक्स्ट साथियों इसमें नया पॉइंट है, न्यू पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक नया कानून, कौन सा कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ साथियों, इस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ये पॉइंट 2 बार रिपीट हो गया, वहां भी मैंने बता दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं उनका विवाद के जो मैटर होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं, तो वो तहसीलदार की ऑफिस में सुने जाते हैं। चैप्टर 7 है साथियों आपका, चैप्टर 7 जो है इसका नाम है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन जो चैप्टर है साथियों हमारा, यहां हम करते हैं नगर निगम। देखिए नगर निगम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है। नगर निगम के कार्य हो गए, क्या हो गया, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करता है। ये सारे काम किसके होते हैं साथियों, नगर निगम के ये सारे काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करना। ये सारे काम साथियों किसके होते हैं, नगर निगम के होते हैं। नगर निगम को छोटे छोटे कस्बों में नगर पालिका कहते हैं। यानी छोटे कस्बे जो होते हैं वहां नगर निगम को क्या कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। नगर निगम में हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। जैसे साथियों मैंने बताया था ग्राम पंचायत से जो इलेक्शन होता है वो वार्ड वाइज जो होता है उस साथियों सदस्य का होता है। वहीं हम लोग बात करें नगर निगम की बात करें साथियों, तो वार्ड से जो चुने जाते हैं साथियों वो पार्षद चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं।
जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त का होता है, कमिश्नर का होता है ना। किसका होता है? आयुक्त बोलते हैं ना, नगर आयुक्त, तो वो कमिश्नर होते हैं। और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यानी कि बात, नेक्स्ट लाइन है इसमें, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। सेम हम बात करें जैसे ग्राम पंचायत में मैंने बताया था आपको कि ग्राम पंचायत में बात करें सदस्य की और सरपंच की, तो वो चुने जाते हैं, है ना, हम लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं, तब वो लोग चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं वो। लेकिन वहीं हम बात करें, जैसे मैंने बताया था ग्राम पंचायत में क्या होता है, वहां सचिव की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो कमिश्नर की नियुक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, ना कि वो निर्वाचित होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साथियों, नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उनमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही इकट्ठा उनके पास हो पाता है। अगर ये कहा जाए कि उनके पास जो संपत्ति कर से कितना पैसा आता है, कितना पैसा इकट्ठा होता है, तो वो 25 से 30% होता है साथियों। कितना होता है? 25 से 30% होता है। अगला पॉइंट है इसमें, 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत में प्लेग की बीमारी जो फैली थी वो कब फैली थी साथियों? तो 1994 यानी कि 1994 में प्लेग की बीमारी साथियों फैली थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। तो देखिए यहां पर क्या है, कलपट्टू गांव एक। तो अगर आपसे पूछा जाए कलपट्टू गांव कहां पर है, तो साथियों कलपट्टू गांव तमिलनाडु राज्य में है, समुद्र के तट के पास है। और ये कलपट्टू गांव जो है वो तमिलनाडु में है, समुद्र तट के पास। यहां मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ आम और नारियल के बहुत बाग हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि कलपट्टू गांव में किसके बाग ज्यादा हैं, तो आपको बता देना है नारियल और आम के बाग यहाँ पर ज्यादा हैं। यहाँ कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है। यानी कि ऐसे मजदूर जो खेती करते हैं वो कितने हैं? लगभग 40% है साथियों वो। चिजामी गांव, देखिए दोनों को ध्यान रखिएगा, कलपट्टू गांव जो है साथियों वो तमिलनाडु में है। वहीं हम बात करें चिजामी गांव की, तो साथियों ये कहां पर है? ये नागालैंड राज्य में है। तो चिजामी गांव सॉरी, चिजामी गांव जो है साथियों ये नागालैंड के फेक जिले में है। किस जिले में है? फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चकेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं ये लोग? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। यानी पहाड़ी इलाके की छोटी, जो पहाड़ी इलाका होता है उसकी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में सपाट इलाके में यानी प्लेन इलाकों में हम लोग बांट लेते हैं और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। इसी को सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं साथियों। प्रत्येक सपाट के टुकड़ों के किनारे ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहे। यानी कि आपने देखा होगा प्लेन मतलब पहाड़ी इलाका हो गया, वहां पर जहां प्लेन मिलता है उस जगह को प्लेन ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके जो चारों साइड से थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसे है ना, वो इसलिए उठा दिया जाता है क्योंकि वहां पर पानी रुका रहे। नेक्स्ट है चावल की, ये चावल, इस लाइन को मैं छोड़ दीजिए अभी, है ना।
कैटामरेन मछुआरों की खास तरह की नाव होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैटामरेन क्या है, तो कैटामरेन साथियों मछुआरों की खास तरीके की नाव को कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों हमारा चैप्टर है चैप्टर 9। देखिए मैं आपसे कह रहा था लगभग 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, बट अभी 40 मिनट ही हुए हैं, यानी कि वही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लगभग 45 मिनट में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और आप पढ़ने बैठोगे एक दिन पूरा पॉलिटी आपका ले जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आजीविका, शहरी क्षेत्रों में आजीविका लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 9। इस तरीके से पॉलिटी की क्लास यहाँ पे आपकी खत्म हो जाएगी चैप्टर 9 कंप्लीट होते ही। भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट यही था। इसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है इस पीडीएफ तैयार करते समय। बहुत ही कम समय में आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट मैंने तैयार किए हैं साथियों। 40 मिनट में आपकी क्लास 6 क्लास की पॉलिटी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो 7th की पॉलिटी का आएगा और 8th क्लास की पॉलिटी का भी आएगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो 9808347403 पर आप लोग मैसेज करके इस पीडीएफ को मुझसे ले सकते हैं। ये आपके लिए थैंक्स यू सो मच कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और प्लीज़ देखिए मैं बीच में नहीं बोलता कि आपको डिस्टरबेंस होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल जो भी मैटर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक वही प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा साथियों। तो इस वीडियो में यही था। जो भी वीडियो होगी वो नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका जो है वो है पढ़ना। पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।